साथियों, इस वीडियो क्लास में हम लोग 8 जून 2026 का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जीएस पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग साथियों आज 8 जून को विश्व महासागर दिवस है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे जो भी हमारी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न हो सकता है वो सब कवर करेंगे। देखिएगा, विश्व महासागर दिवस 8 जून को हर साल मनाया जाता है। आज है विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने 2008 में डिक्लेयर किया था, यूएनजीए ने 2008 में डिक्लेयर किया कि विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाएगा। और पहली बार मनाया गया 2009 में। पहली बार कब मनाया गया यह दिवस? 2009 में पहली बार मनाया गया, 2009 में। और घोषणा कब की जाती है इसके मनाए जाने की? तो 2008 में घोषणा होता है और पहली बार 2009 में मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। किसके प्रयासों से? संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेंबली के प्रयासों से। और महासागर से प्रश्न, महासागर करंट अफेयर में, तो महासागर को थोड़ा सा स्टैटिक जीके इसका पढ़ लीजिएगा। हमारे धरती पर टोटल कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। पृथ्वी पर 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर। दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में याद रखिएगा, एस आकार का महासागर किसे कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर को कहते हैं। और धरती पर सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है, समुद्री रूट कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर का ये जो रूट है, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर रूट सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग है, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। और अगर नहर पूछा जाएगा तो सबसे व्यस्ततम स्वेज नहर हो जाएगा। आंतरिक मार्ग से सबसे व्यस्ततम नहर स्वेज नहर, लेकिन समुद्री व्यापारिक मार्ग तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। तीसरा महासागर है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। हमारे हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर। चौथा है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है। और पांचवा है आर्कटिक महासागर। उत्तर की तरफ जो महासागर है उसे आर्कटिक महासागर कहते हैं। 5 महासागर है। हर महासागर का अपना एक डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा बिंदु है, जिसे अंग्रेजी में ट्रेंच, हिंदी में गर्त और तद्भव में उसे गड्ढा कहते हैं। सबसे गहरा बिंदु 11,034 मीटर प्रशांत महासागर में है। नाम है इसका चैलेंजर गर्त या मैरियाना गर्त। चैलेंजर या मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में। और पृथ्वी पर सबसे गहरा, सबसे निम्नतम बिंदु है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरा अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है जावा या सुंडा गर्त। जावा या सुंडा ट्रेंच या गर्त। दक्षिणी महासागर या अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है सैंडविच। सैंडविच। और आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है मोलय होल। मोलय होल। सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, कठिन लगने लगता है ये सब प्रश्न। इसके बाद हम जो है कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? नीलकंठ मिश्रा जी को। दूसरा प्रश्न, व्हेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे पूर्व सीएजी विनोद राय जी। तीसरा प्रश्न, डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया? तो मैटे फ्रेडरिक्सन तीसरी बार नियुक्त हुई और दूसरी महिला है डेनमार्क के यूरोप महाद्वीप के देश की। चौथा, हाल ही में भारत के यूपीआई ने किस देश के एस्टेलेडा बैंक के साथ साझेदारी किया है? तो कंबोडिया। कंबोडिया 9वां ऐसा देश हो जाएगा जो यूपीआई हमारे भारत का एक्सेप्ट किया। अब यूपीआई हमारा भारत का कंबोडिया देश में भी चलेगा। कंबोडिया देश की राजधानी नामपेन है, दक्षिण पूर्व एशिया देश में पड़ता है। हाल ही में एआई डिजाइन वाली मजोराना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है मजोराना 2 क्वांटम चिप। हाल ही में स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन ने किस राज्य की कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लैनेट प्राइज 2026 दिया है? तो फूड प्लैनेट प्राइज 2026 आंध्र प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया है। यह समझो कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग के लिए, यानी कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह अवार्ड दिया है। किसके द्वारा दिया था? तो स्वीडन देश की संस्थान है कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन के द्वारा। अगला 7वां प्रश्न था, किस राज्य ने हाल ही में ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया? तो गुजरात ने। गुजरात में घुसपैठी आंतरिक जो गतिविधि हो रही है, आंतरिक असुरक्षा जो ज्यादा व्याप्त हो गया वर्तमान समय में, उसी के मद्देनजर घुसपैठियों को पकड़ने के लिए गुजरात में ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला, हाल ही में इंडिया एआई डाटा स्थापित करने वाली भारत की निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 9वां प्रश्न था, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है? तो बी उत्तर हो जाएगा प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था। ये था साथियों लास्ट डे का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को, 8 जून के करंट अफेयर। पहला प्रश्न, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 हाल ही में कब मनाया गया? उत्तर हमारा हो जाएगा 7 जून को।
वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को यह बताना कि सुरक्षित और स्वच्छ भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। 2026 का थीम था इसका, बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। इसकी शुरुआत कब होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने 2018 में इसके मनाए जाने की घोषणा की, निर्णय लिया और पहली बार 2019 में यह वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। 2019 में पहली बार मनाया गया, 2026 में यह थीम था बोझ से समाधान की ओर और हर जगह सुरक्षित भोजन। इसी तरह से याद रखिएगा विश्व खाद्य दिवस एक होता है, विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, वर्ल्ड फूड डे। कंफ्यूज न होइएगा, परीक्षा में गलत कराने के लिए ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को FAO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना होती है, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में। टोटल इसमें मेंबर कितने हैं? 194 मेंबर हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है भूख को मिटाना पूरे दुनिया भर से। जून महीने का करंट अफेयर में जो भी दिवस है उसको देख लीजिएगा। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दुग्ध दिवस हर साल विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। लेकिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1 जून को ही माता पिता दिवस या अभिभावक दिवस मनाया जाता है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से 10 जिलों को अलग से लेकर के तेलंगाना राज्य का गठन होता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमारे भारत का 100वां रामसर साइट जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहताल हो गया, जो स्थित है बलिया में। बलिया उत्तर प्रदेश का सुरहताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य 100वां रामसर साइट डिक्लेयर हो गया और उत्तर प्रदेश का यह 12वां रामसर हो गया। उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर, कुल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 12 रामसर। 11वां रामसर शेखा झील हुआ था, अलीगढ़ का शेखा झील, ये भी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में टोटल 12 रामसर साइट हो गए और भारत में हमारे 100 रामसर साइट हो गए हैं। सुरहताल बलिया देश का 100वां रामसर स्थल हो गया है। सुरहताल बलिया देश का 100वां रामसर स्थल। रामसर होता क्या है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सुरहताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। रामसर साइट साथियों एक सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में। ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि नम भूमि के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन होता है, ताकि जो झील है या फिर नम भूमि है उसको बचाया जा सके और मरुस्थलीकरण को रोका जा सके, डिजर्ट में कन्वर्ट न हो हमारा लैंड, इसी के लिए किया गया। अब हमारे भारत में 100 रामसर साइट हो गए। 99वां रामसर साइट शेखा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का। दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में है? तो यूके में। दूसरा सबसे ज्यादा रामसर साइट मैक्सिको में। तीसरा हमारे भारत में हो जा रहा है। 100 रामसर साइट हमारे भारत में हो गए आज के डेट में जो हम पढ़ रहे हैं। रामसर का स्ट्रेटेजी के देखिएगा। रामसर सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में होता है। ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 ईस्वी को। 2 फरवरी 1971 ईस्वी को। इसीलिए हर 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस या नम भूमि दिवस या रामसर दिवस मनाया जाता है। हमारा भारत इसमें कब शामिल होता है? तो हमारा भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता, शामिल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इससे 1 साल पूर्व में ही 1981 में हमारे भारत के पहले रामसर स्थल डिक्लेयर हुए थे, जो 2 थे। एक साथियों चिल्का झील उड़ीसा और केवला देव। चिल्का और केवला देव यह हमारे भारत के पहले रामसर स्थल थे और आज हम पढ़ रहे हैं 100वां रामसर स्थल। देखिएगा भारत में कुल 99 रामसर स्थल थे, अभी 100 रामसर स्थल हो गया हमारे भारत में। तीसरा प्रश्न है, महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली भारतीय महिला कौन है? इंपॉर्टेंट हो जा रहा है साथियों, दुनिया में पहले नंबर पर हमारे बॉक्सर बन जा रहे हैं, तो इनका नाम महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा सी, जैस्मिन लंबोरिया। जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम वर्ग भार में विश्व में नंबर 1 बॉक्सर बन गई है। तस्वीर इनके जैस्मिन लंबोरिया। इनके साथ ही साथ साथियों, इनके साथ ही साथ 48 किलोग्राम वर्ग भार में मीनाक्षी भी विश्व में नंबर 1 रैंक पर आ गई है। मीनाक्षी 48 किलोग्राम वर्ग भार में नंबर 1 और जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम वर्ग भार में मुक्केबाजी में नंबर 1 महिला खिलाड़ी हैं विश्व रैंकिंग में। चौथा प्रश्न, हाल ही में नार्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? नार्वे शतरंज 2026 अभी हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया है। नार्वे देश के साथियों एक खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी, नाम है उसका मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन
नाम इनका याद रखिएगा। मैग्नस कार्लसन किस देश के खिलाड़ी हैं? मैग्नस कार्लसन नॉर्वे देश के खिलाड़ी हैं। दुनिया के नंबर 1 चेस रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं, टॉप 1 खिलाड़ी हैं ये। इन्हीं के देश में मैग्नस कार्लसन को भी हराया और इसके साथ ही साथ साथियों इसके साथ ही साथ इन्होंने विंसेंट कीमर जो जर्मनी के, इनको भी हराया। 20 वर्ष के हमारे आर प्रज्ञानंद ने अंतिम दौर में विंसेंट कीमर को हराया और नॉर्वे के साथियों दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग वाले मैग्नस कार्लसन को भी हराया और हरा करके इतिहास रच दिया। 20 वर्षीय आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज 2026 जीत लिया। आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। पहले भारतीय खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। फाइनल में इन्होंने विंसेंट कीमर को हराया था जो कि जर्मनी देश के हैं। इनका आयु 20 वर्ष, ध्यान रखिएगा। अब ये शतरंज से प्रश्न आया साथियों, तो शतरंज का स्टैटिक जीके और जीएस। शतरंज कराने वाली दुनिया की जो सर्वोच्च संस्थान है उसका नाम है फीडे। फीडे का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डैश एचएस, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डैश एचएस। इस संगठन का स्थापना होता है 20 जुलाई 1924 ईस्वी को। इसीलिए हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहले स्थापना होता है साथियों, तब पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर था। बाद में इसे स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थापित किया गया। अगर प्रश्न पूछा जाएगा फीडे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लुसाने, स्विट्जरलैंड। जब स्थापना हुआ था तो कहाँ था, तो पेरिस फ्रांस में 20 जुलाई 1924 को स्थापित। हमारे भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? ग्रैंड मास्टर याद रखिएगा। शतरंज की कुछ शब्दावलियां हैं बड़ा महत्वपूर्ण। चेकमेट शतरंज से संबंधित है, स्लेटमेट शतरंज संबंधित है, गैम्बिट शतरंज की शब्दावली है, कैस्टलिंग शतरंज की शब्दावली और ग्रैंड मास्टर शतरंज की शब्दावली है। जो अपने देश में टॉप शतरंज खिलाड़ी होते हैं उनको ग्रैंड मास्टर डिक्लेयर किया जाता है। ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय विश्वनाथन आनंद थे। विश्वनाथन आनंद हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। और आज साथियों 95 टोटल हमारे देश में ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहा होगा मयंक चक्रवर्ती 94वें ग्रैंड मास्टर हमारे देश के और असम के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। 94 में मयंक चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर। और अभी हम बता रहे हैं आपके साथियों कि 95 क्रम के ग्रैंड मास्टर हो गए हैं आरोन्यांक घोष। इनका नाम देखिएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आरोन्यांक घोष। आरोन्यांक घोष हमारे सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 95वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और 94 क्रम के मयंक चक्रवर्ती, इनका नाम परीक्षाओं में रह चुका है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछा जाएगा तो सन 2001 में विजया लक्ष्मी। और विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर। इसके अलावा विश्वनाथन आनंद साथियों इस फीडे संस्थान में वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष फीडे के विश्वनाथन आनंद और वर्तमान में अध्यक्ष फीडे संगठन के आरकेडी द्वारकोविच फीडे के हेड हैं। विश्वनाथन आनंद के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार 1991 में इन्हें ही प्रदान किया गया था, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसका नाम बदल के हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को। यह पुरस्कार का नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। बाकी हमारे चेस के महानतम भारतीय खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी। और साथियों 94 में ग्रैंड मास्टर हो गया, हमने 95वां भी आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 95 ग्रैंड मास्टर आरोन्यांक घोष फीडे। एक टूर्नामेंट हुआ था फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जो 28 मार्च से 16 अप्रैल 2026 को हुआ था साइप्रस देश में। इसमें पूछा जाएगा कि विजेता कौन था, तो महिला में हमारी भारतीय आर वैशाली ने जीता था। फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट साइप्रस को आर वैशाली ने जीता था। और पुरुषों में जावोखिर सिंधारोव ने जीता था। पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हमारे वायुसेना में डिप्टी चीफ बने हैं, उप प्रमुख है, ध्यान रखिएगा, आशुतोष दीक्षित। इंडियन एयरफोर्स में हमारे अमरप्रीत सिंह साहब प्रमुख हैं। वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं, लेकिन उप प्रमुख अभी चुना गया है आशुतोष दीक्षित जी को। आशुतोष दीक्षित जी वायुसेना के एयरफोर्स के डिप्टी चीफ हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 1 जुलाई 2026 से यह पद संभालेंगे। वे एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लेंगे जो रिटायर हो जाएंगे 30 जून 2026 को। आगे देखिएगा, भारतीय वायुसेना से करंट अफेयर है तो भारतीय वायुसेना का जीएस स्ट्रेटेजी के। भारतीय वायुसेना का हमारे गठन अंग्रेजों के जमाने में 8 अक्टूबर 1932 को होता है। तब इसका नाम था साथियों, तब इसका नाम था रॉयल एयरफोर्स। रॉयल एयरफोर्स 1932 में 8 अक्टूबर 1932 को गठन होता है। इसका मोटो है नभ स्प्रीसम दीप्तम, नभ स्प्रीसम दीप्तम, जो कि लिया कहां से गया है? यह श्लोक भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया। हेडक्वार्टर एयरफोर्स का कहां पर है? नई दिल्ली में।
वर्दी का रंग पूछा जाता है साथियों, वर्दी का रंग ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स के जो जवान होते हैं उनका स्काई ब्लू होता है, क्योंकि स्काई में उड़ते हैं तो स्काई ब्लू इनका ऊपर का, और नीचे जो पैंट होता है वो व्हाइट कलर का होता है। बाकी जो नेवी के जवान होते हैं उनका ऊपर और नीचे पैंट और शर्ट दोनों साथियों दोनों व्हाइट कलर का होता है, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू। वायुसेना में प्रथम नाम कुछ महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रमुख एयर मार्शल थॉमस एम हर्स्ट, और पहले भारतीय प्रमुख वायुसेना के तो सुब्रतो मुखर्जी, और एकमात्र 5 स्टार एयरफोर्स से अर्जन सिंह। आपको याद होना चाहिए साथियों कि हमारे देश में सेना के 3 मात्र अधिकारी ऐसे थे जो 5 स्टार रैंक तक पहुंचे हैं, इसमें से 2 आर्मी से हैं और 1 एयरफोर्स है। एयरफोर्स के एकमात्र 5 स्टार अर्जन सिंह, और हमारे इंडियन आर्मी के 2 साथियों, एक जनरल करियप्पा साहब और एक सैम मानिक शाह। सैम मानिक शाह और जनरल करियप्पा दोनों लोग का नाम याद रखिएगा। एकमात्र 5 स्टार अर्जन सिंह। अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट हरिता कौर दयाल। वायुसेना का कितना कमान है, तो वायुसेना का 7 कमान है। और इंडियन आर्मी का कितना कमान है, तो उसका भी 7 कमान है। और नेवी का कितना कमान है, तो 3 कमान है, ध्यान रखिएगा। बाकी लड़ाकू विमान राफेल, तेजस, सुखोई, चिनूक, अपाचे और C-17 ग्लोबमास्टर हमारे भारत के वर्तमान में लड़ाकू विमान है। इसमें भी राफेल याद रखिएगा, राफेल फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन के द्वारा बनाया जाता है, डसाल्ट एविएशन। ये है साथियों अमरप्रीत सिंह साहब। ये कौन है, हमारे भारत के एयरफोर्स के वर्तमान में चीफ हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं अमरप्रीत सिंह, और आज हमने पढ़ा डिप्टी चीफ बने हैं। छठा प्रश्न, हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया? उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा। हमारा भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करने वाला मार्केट या हब बन गया साथियों। सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया दुनिया में दूसरा, इसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया हमारे भारत ने। देखिए इन द वर्ल्ड सेकेंड रैंक, इंडिया सरप्राइज यूएसए, यूएसए को पीछे छोड़ करके हमारे भारत ने दूसरा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट बनाया। देखिए पहले स्थान पर है चाइना, और अभी हमारे भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने हमारे 37 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन किया 2025 में, अमेरिका ने 34 गीगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन किया 2025 में। नंबर 1 पे दुनिया में पूछा जाएगा तो चीन हो जाएगा। अगला 7वां प्रश्न, हाल ही में सुभाष सी कश्यप का निधन हो गया, उन्होंने किस पद पर कार्य किया था? सुभाष सी कश्यप साहब ये राजनीतिक संविधान के विशेषज्ञ साथियों, ये लोकसभा के महासचिव रहे हैं, यानी कि पूर्व लोकसभा महासचिव, इनका भी हाल ही में स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया, सुभाष सी कश्यप साहब। उत्तर हो जाएगा, ये इनकी तस्वीर है, सुभाष सी कश्यप। 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। 2015 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था। सुभाष कश्यप भारत के प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा के महासचिव थे। निधन से क्वेश्चन साथियों, तो 2026 में जितना भी निधन महत्वपूर्ण रहा है हमारे दृष्टि से और एआई की दृष्टि से, तो उसको हमने कलेक्ट किया। ये साथियों जैसे अभी आप देख रहे होंगे आपके एग्जाम में जो भी पेपर बन रहा है सब एआई का हेल्प लेके बन रहा है, तो हमारे पास तो डाटा बहुत सारा था निधन वाला 1 वर्ष में, लेकिन हमने एआई के ऊपर जिम्मा सौंप दिया कि एआई थोड़ा सा अपने से कलेक्ट करके बताया कि निधन वाले क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आशा भोसले, आशा भोसले जी का भी हाल ही में निधन हो गया, पद्म विभूषण दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता थी। कर्नल सोनम वांगचुक जिन्हें हमारे भारत का लद्दाख का शेर कहा जाता, सेना के जवान थे, अभी हाल ही में इनका भी स्वर्गवास हो गया, कर्नल सोनम वांगचुक। ध्यान रखिएगा ये लद्दाख वाले सोनम वांगचुक नहीं है, ये सेना के जवान वाले हमारे कर्नल सोनम वांगचुक है, जिन्हें लद्दाख का शेर कहा जाता है। सीडी गोपीनाथ जी का निधन हो गया, माधव गाडगिल का निधन हो गया, और उत्सव चरण दास जी का निधन हो गया जिन्होंने घोड़ा नाचा लोक नृत्य का प्रतिपादन किया था। मोहसिना किदवई का निधन हो गया जो कांग्रेस की पूर्व नेता थी। पंकज धीर का निधन हो गया जो महाभारत में कर्ण का रोल किए थे। सुलक्षणा पंडित जी का निधन हो गया जो पार्श्व गायिका थी। डिक चेनी का निधन हो गया जो अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। और बिरुते गाल्दी कास का भी निधन हो गया जो ओरंग टाउन जानवर होता है, एक पशु होता है, उसके संरक्षण पर काम कर रहे थे। अफ्रीका बम्बाटा का भी निधन हो गया जिन्होंने हिप हॉप संस्कृति की स्थापना की थी, अफ्रीका बम्बाटा, उनका भी निधन हो गया। और फिल कैंपबेल का निधन हो गया जो ब्रिटिश हैवी मेटल बैंड मोटरहेड के गिटार वादक थे। गिटार वादक फिल कैंपबेल ब्रिटेन के, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। 8वां प्रश्न, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय को भारत में शाखा परिसर स्थापित करने की स्वीकृति दी है? उत्तर हमारा हो जाएगा बी, लिवरपूल विश्वविद्यालय। साथियों जब आईआईटी मद्रास ने, हमारे भारत के आईआईटी मद्रास ने जंजीबार में अपना कैंपस खोला था तो कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रहा था, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिएगा शिक्षा मंत्रालय ने ब्रिटेन के विश्वविद्यालय लिवरपूल विश्वविद्यालय का एक कैंपस हमारे भारत में खोलने की मंजूरी दी है। और कहां पर खुलेगा? बेंगलुरु में। कहां खुलेगा? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में अपना कैंपस खुलेगा कौन? ब्रिटेन का प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी लिवरपूल। अब भारतीय छात्र को विदेश जाने की जरूरत नहीं है, वो प्रतिष्ठित ब्रिटिश विश्वविद्यालय में यहीं से हमारे भारत से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन साथियों जब पूछा गया तो आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है, क्यूरियोसिटी, कि क्या इस प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए पहला तो हमारे भारत में जो विदेशी विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं वो सारा स्लाइड,
इसके अलावा जो भी हमारे भारतीय विश्वविद्यालय वो विदेशों में अपना ब्रांच खोले, यहाँ से क्वेश्चन हमारा जो भी कुछ अगर हो सकता है तो सब यहाँ पर कलेक्ट हो गया है। देखिएगा, डैकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का, इसने गुजरात के गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस डाला। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोलोंग ऑस्ट्रेलिया का, इसने भी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस डाला। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूके का, इसने गुड़गांव में अपना कैंपस डाला। और लिवरपूल, आज हम पढ़ रहे हैं यूके का, बेंगलुरु में इसको मंजूरी मिली है। और इसके अलावा साथियों वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का, ग्रेटर नोएडा में इसका कैंपस होगा, आगामी है, अपकमिंग है। इसके बाद साथियों विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का, इसका भी हरियाणा के गुरुग्राम में प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है। इतना सब प्रस्तावित है, ये करंट अफेयर है टोटल। और इसके अलावा अब विदेश में हमारे भारत के जो कैंपस स्थापित हुए, तो सबसे पहला आईआईटी मद्रास का कैंपस तंजानिया के जंजीबार में स्थापित हुआ। यह पहला आईआईटी कैंपस है जो भारत से बाहर स्थापित हुआ था। तंजानिया जंजीबार के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर लौंग का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। 80 से 90% धरती का लौंग तंजानिया के जंजीबार में होता है। आईआईटी दिल्ली का यूएई के अबू धाबी में कैंपस स्थापित हुआ। यूएई में पहला या फिर अरब प्रायद्वीप में पहला हमारे भारत का विश्वविद्यालय या टेक्निकल इंस्टीट्यूट का यह पहला कैंपस होगा। इसके बाद युगांडा में एनएफएसयू का कैंपस स्थापित होगा। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू युगांडा के शहर जिंजा में स्थापित होगा। यह पहला सरकारी विश्वविद्यालय का कैंपस होगा। यह पहला सरकारी विश्वविद्यालय का विदेशी कैंपस है, एनएफएसयू युगांडा जिंजा में। इसके बाद अंतिम प्रश्न है साथियों, जमीनी स्तर पर इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए नवाचार मंत्र किसने लॉन्च किया है? नवाचार मंत्र इनोवेशन करने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। उत्तर हो जाएगा सी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नवाचार मंत्र की शुरुआत की है। जमीनी स्तर पर, ग्रॉस रूट लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर, छोटे कस्बे के स्तर पर उद्यमियों को प्रमोट करने के लिए नवाचार मंत्रा नाम से एक पोर्टल, एक योजना की प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। उसका उद्देश्य है छोटे शहरों, गांवों और आकांक्षी जिलों के नव प्रवर्तक और नए उद्यमियों को आगे बढ़ाना। किसने शुरू किया साथियों? कौशल एवं विकास मंत्रालय। तो हम समझ सकते हैं कि स्टैटिक जीके यहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। तो कौशल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नवीनतम मंत्रालय है। 9 दिसंबर 2014 ईस्वी को मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। 9 नवंबर सन 2014 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नवीन मंत्रालय का गठन होता है। हालांकि इसके बाद एक और मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय भी गठित होता है। ये भी नवीनतम मंत्रालय ही है। इस मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में है। इसमें साथ में पूछा जाता है कि इसकी कौन कौन सी योजना है। इसका मुख्य जो फोकस होता है वो रोजगार से स्वरोजगार की तरफ युवाओं को लेकर के आना। इसके प्रमुख योजनाएं और पहल आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास मंत्रालय का ही योजना है। इसकी शुरुआत होती है 15 जुलाई 2015 को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसी उपलक्ष्य में हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। संकल्प योजना किसने शुरू किया? कौशल विकास मंत्रालय ने। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना एनएपीएस किसने शुरू किया? कौशल विकास मंत्रालय ने। किसके लिए? तो 2016 में यह शुरू होता है उद्योगों में अप्रेंटिस को बढ़ावा देने के लिए। स्ट्राइव योजना किसने शुरू किया था? रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। स्ट्राइव योजना स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने शुरू किया था विश्व बैंक के समर्थन से। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, स्ट्राइव का फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। स्ट्राइव का फुल फॉर्म है, किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से शुरू हुआ ये सारा योजना है कौशल विकास मंत्रालय का। तो ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा। बाकी मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।